दुनिया के कई देशों को पता चल गया था कि नागालैंड के पास भी वही अनमैन्ड कॉम्बैट इक्विपमेंट है जो इस वक्त सैन कंट्री के पास है, और ये बात सब लोगों को हैरान कर रही थी। नागालैंड एक बार फिर से अपनी पोजीशन को हासिल कर चुका था और विध्वंस राणा से मुकाबला करने के लिए तैयार था। लोगों को इतना तो समझ में आ रहा था कि सैन कंट्री और नागालैंड दोनों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इन इक्विपमेंट्स को बना सके। भले ही सैन कंट्री के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, पर टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी सैन कंट्री बहुत पीछे थी। धीरे धीरे कार्तिक को पता चल गया था कि उसके इक्विपमेंट की डिमांड अब पूरे दुनिया में है, और इस बात का एहसास भी हो गया था कि उसकी ये ताकत हर कोई हासिल करना चाहता है। इसी वजह से कार्तिक ने डिसाइड किया था कि वो सबको बेचेगा नहीं और ना ही किसी प्रोजेक्ट के तौर पर इसे सेल करेगा। प्रिंस अब्दुल से बहुत सारे लोग ये बात पूछ चुके थे और वो सबको मना करके थक गए थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी प्रिंस अब्दुल को कार्तिक के पास आना पड़ा। उन्होंने परेशान होते हुए कार्तिक से कहा, मिस्टर मित्तल, अनमैन्ड कॉम्बैट इक्विपमेंट का प्रोडक्शन कैसा चल रहा है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने ये इक्विपमेंट खरीदे कहाँ से। प्रिंस अब्दुल की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्या सच में बहुत सारे लोगों ने मेरे इन प्रोडक्ट्स को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है? कार्तिक की बात सुनकर प्रिंस अब्दुल ने तुरंत कहा, आपसे लिए इक्विपमेंट से हमने कुछ छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ी, उसके बाद आसपास के हर देश की नजर हम पर और नागालैंड पर आ गई है। हर कोई जानना चाहता है कि ये इक्विपमेंट कहां से आए, पर आप चिंता मत कीजिए, आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन के साथ मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है। कार्तिक ने शाबाशी देते हुए कहा, बहुत बढ़िया, मैं भी नहीं चाहता कि बाहर ये बात किसी को भी पता चले कि इन सब प्रोडक्ट का सप्लायर मैं हूं। दुश्मन पता लगा ही लेंगे कि सैन कंट्री के पास ये सारे हथियार कहां से आ रहे हैं। हालांकि कुछ देश अभी भी ऐसे थे जिन्हें लगता था कि कार्तिक के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, और इसी वजह से वो लोग कार्तिक के इस प्रोडक्ट में और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। कार्तिक बिना वजह इन ताकतवर देशों से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था जिसके पास अपनी अच्छी खासी आर्मी पावर है, और ना ही आर्मी बिजनेस या वेपन मार्केट में खुद को रिवील करना चाहता था। कार्तिक जानता था कि अगर वो मार्केट में उतरेगा तो दुश्मनी बढ़ेगी, और फिलहाल कार्तिक किसी भी तरह की दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। प्रिंस अब्दुल के सवाल पर कार्तिक ने बिना कुछ छुपाए उसे प्रोडक्शन के बारे में बताते हुए कहा, इस वक्त डेली प्रोडक्शन अच्छा जा रहा है। हम लोग हर रोज 100-150 फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और फिलहाल मैं प्रोडक्शन को ज्यादा स्पीड नहीं देना चाहता हूँ। इतना ही प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ कि सैन कंट्री और नागालैंड और मैं खुद इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकूं। मीडियम साइज की लड़ाई में 100 ड्रोन काफी होते हैं, जिन्हें कार्तिक एक ही दिन में प्रोड्यूस कर पा रहा था, और ये स्पीड अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा धीमी भी नहीं थी। और फिर कार्तिक को बाकी प्रोडक्ट भी तो प्रोड्यूस करवाने थे, इसीलिए वो सारा ध्यान ड्रोन पर नहीं दे सकता था। कुछ सोचकर प्रिंस अब्दुल ने कार्तिक से कहा, मिस्टर मित्तल, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अपने इस प्रोडक्ट को सेल क्यों नहीं करते? प्रिंस अब्दुल की बात सुनकर कार्तिक ने उन्हीं से सवाल करते हुए कहा, मुझे इन्हें क्यों बेचना चाहिए? मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। सच ही तो था, कार्तिक के पास पैसों की कमी थी नहीं, कार्तिक के पास पैसों की नदियां बहती थी। पैसों की धरती पर वो रह रहा था। ऐसे में उसे भला और पैसा क्यों चाहिए? जितना चाहिए वो अपनी फैक्ट्री से भर भर के निकाल सकता था। कार्तिक नहीं चाहता था कि वो और ज्यादा इंडस्ट्रीज ओपन करे और दुनिया भर के मार्केट में अपने हाथ पैर मारे, क्योंकि इस वजह से कंपटीशन, दुश्मन और रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों ही बढ़ जाएंगे, और कार्तिक फिलहाल तीनों ही बढ़ाना चाहता नहीं था, क्योंकि उसका पूरा फोकस इस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर था। कार्तिक को हर हाल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हराना ही था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक का सवाल सुनकर प्रिंस अब्दुल ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, भला ज्यादा पैसों के लिए कौन कंप्लेंट करता है? जितना भी हो कम ही लगता है। और वैसे बड़ी बात इन इक्विपमेंट को बेचकर सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया जा रहा है, बल्कि आप इंडिया और वर्ल्ड के मार्केट में अपना नाम कमा सकते हैं, अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, और ताकत सबसे ज्यादा जरूरी है। कार्तिक अब जाकर प्रिंस अब्दुल की बात समझ पाया था। उसे भी समझ में आ रहा था कि ताकत के दम पर ही मित्तल परिवार दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, और इसी ताकत के दम पर कार्तिक भी दुनिया के कई मार्केट्स को कंट्रोल कर सकता है। पर दिक्कत ये थी कि कार्तिक ने कभी भी दुनिया पर राज करने के सपने नहीं देखे थे। उसका तो बस एक ही सपना था, अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना और अपने अंकल को हराना।
उनकी राजशाही और तानाशाही को खत्म करना। कार्तिक चाहता था कि हमेशा हमेशा के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिलसिला खत्म हो जाए और हर कोई अपने अपने काम से मतलब रखे। बिना वजह अपना मतलब निकालने के लिए ये लोग दूसरों को हथियार ना बनाए, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपना मतलब साधने के लिए तानिया की शादी को हथियार बनाया था। कार्तिक फिलहाल प्रिंस अब्दुल के सजेशन के साथ नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने साफ साफ मना करते हुए कहा, मैं फिलहाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को झेल रहा हूं, इससे ज्यादा नए दुश्मन नहीं पाल सकता। अगर मैं और ज्यादा लड़ाई में पड़ूंगा तो मेरा ध्यान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हट जाएगा, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुझ पर अटैक करते रहेंगे। अगर मैं ज्यादा फंस गया तो आप सब लोग तो निकल जाएंगे, पर मैं इस दुनिया से निकल जाऊंगा। इसीलिए बेहतर है कि फिलहाल मैं अपना ध्यान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर ही दूं। कार्तिक की ये बात सुनकर प्रिंस अब्दुल को लगा कि शायद कहीं ना कहीं कार्तिक अभी भी उन पर इतना विश्वास नहीं कर रहा है जितना कि एक दोस्त अपने दोस्त पर करता है। इसीलिए प्रिंस अब्दुल ने डिटर्मिनेशन लुक के साथ कहा, आप जो कह रहे हैं वो सच है, पर मैं इतना बता दूं कि सैंड कंट्री उन लोगों में से नहीं है जो अपने वादे से पीछे हट जाए। मेरा आपसे वादा है, हम तब तक आपका साथ देंगे जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। कार्तिक ध्यान से प्रिंस अब्दुल के एक्सप्रेशन देख रहा था। वो अपनी बात बोलते वक्त बहुत ही सीरियस और ईमानदार दिख रहे थे, और ये देखकर कार्तिक भी मन ही मन खुश हुआ, क्योंकि दुश्मनी के बाद ही सही पर दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई है। और इस दोस्ती में उन्हें सैंड कंट्री जैसे ईमानदार लोग मिले हैं जो दोस्ती भी दिल से करते हैं और दुश्मनी भी। कार्तिक हमेशा से अकेला लड़ता आया था, इसीलिए अभी भी उसे कहीं ना कहीं कुछ शब्द, कुछ बातें प्रिंस अब्दुल की खोखली लग रही थी। कार्तिक अब बस इतना ही कर सकता था कि वक्त आने पर सैंड कंट्री की ईमानदारी को परख सके। प्रिंस अब्दुल ने जब देखा कि कार्तिक उसकी भी एडवाइस को सीरियसली नहीं ले रहा है, तो एक आखिरी ट्रायल करते हुए उसने कार्तिक से कहा, मिस्टर मित्तल, मैं चाहता हूं कि एक बार आप ध्यान से मेरी एडवाइस के बारे में सोचें। वैसे तो जो लोग आपके अनमैन्ड कॉम्बैट इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हैं, पर फिर भी हो सकता है कि वक्त आने पर वो लोग हमारे कोई ना कोई काम आ जाए। फिलहाल उन लोगों को भी इन इक्विपमेंट्स की जरूरत है। ऐसे में अगर हम उनकी मदद कर सके तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। प्रिंस अब्दुल पूरी कोशिश कर रहे थे कि कार्तिक इन इक्विपमेंट्स को सेल करने के लिए मान जाए, क्योंकि ये कार्तिक के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा ही मौका था। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एक और थी, अगर ये डील होती है तो कहीं ना कहीं प्रिंस अब्दुल को भी बहुत फायदा होने वाला था। इस वक्त प्रिंस अब्दुल उन सभी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर बोल रहे थे जो लोग या देश इन इक्विपमेंट्स को खरीदना चाहते थे। अगर कार्तिक ये डील करने के लिए मान जाता है और इक्विपमेंट सेल करता है तो वो सभी देश इस बात का शुक्रिया प्रिंस अब्दुल को करेंगे, और साथ ही साथ सैंड कंट्री के रॉयल फैमिली के प्रिंस होने के नाते प्रिंस अब्दुल की ताकत और बढ़ जाएगी। भले ही प्रिंस अब्दुल ने कभी नहीं सोचा कि वो रॉयल फैमिली के ताज को पहनेंगे, पर अगर इतना सब कुछ होता है तो ताज खुद चलकर उनके सिर पर सजेगा। साफ तौर पर देखा जाए तो प्रिंस अब्दुल अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए कार्तिक की ताकत का इस्तेमाल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कार्तिक की ताकत उनकी ताकत बन जाए, और कार्तिक के साथ अच्छी दोस्ती होने के नाते कहीं ना कहीं रॉयल फैमिली बहुत हद तक सारी बातें प्रिंस अब्दुल की ही मानेगी। इतने सालों से राजनीति का हिस्सा होते हुए कार्तिक भी ये बात समझ गया था कि प्रिंस अब्दुल के दिमाग में क्या चल रहा है। भले ही प्रिंस अब्दुल ये बात नहीं दिखा रहे थे, पर कार्तिक समझ रहा था कि प्रिंस अब्दुल उसकी ताकत का इस्तेमाल करके रॉयल फैमिली का ताज हासिल करना चाहते हैं। पर एक तरह से ये बात अच्छी ही थी। पिछले कुछ टाइम में कार्तिक की दोस्ती प्रिंस अब्दुल से काफी अच्छी हो गई थी। आगे चलकर अगर प्रिंस अब्दुल रॉयल ताज पहनते हैं तो कार्तिक के लिए अपना काम निकलवाना आसान हो जाएगा, और अगर कोई और रिप्रेजेंटेटिव ये ताज पहनता है तो कार्तिक उस तरह से डील नहीं कर पाएगा जिस तरह से वो अभी डील कर रहा है। कार्तिक प्रिंस अब्दुल की चाल समझ रहा था, पर फिर भी वो जानता था कि ये तो दोनों के लिए ही फायदे का सौदा होगा। इसीलिए कुछ सोचते हुए कार्तिक ने कहा, ठीक है, वैसे तो मैं इन इक्विपमेंट्स को बेचने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, पर आप इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो मैं इन्हें बेचने के लिए तैयार हूं। कार्तिक की बात सुनकर प्रिंस अब्दुल ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या सच में मिस्टर मित्तल आप ये इक्विपमेंट बेचेंगे? कार्तिक ने तुरंत जवाब देते हुए कहा,
हाँ मैं इन्हें सेल करूंगा, तो मेरी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस शब्द सुनते ही प्रिंस अब्दुल एकदम दंग रह गए। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक इनमें से कोई भी कंडीशन लेकर आएगा, पर अगर कार्तिक को कंडीशन लगानी है तो प्रिंस अब्दुल उसे रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास बार्गेनिंग करने या नेगोशिएशन करने का कोई मौका नहीं था। इसीलिए उन्होंने थोड़ा नर्वस होते हुए पूछा, क्या कंडीशन है आपकी? कार्तिक ने कहा, आपको प्रोडक्ट बेचने हैं तो बेचिए, पर इसमें मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। मैं खुद को इसमें कहीं नहीं दिखाऊंगा। कार्तिक की कंडीशन की बात सुनकर अब्दुल ने थोड़ा घबराते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरीके से तो हम ट्रेड भी नहीं कर सकेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में, खास करके इस तरह के वेपन मार्केट में, वेपन बहुत ज्यादा सेंसिटिव और स्पेशल होते हैं। दोनों तरफ की पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है। दोनों तरफ की पार्टी वेपन खरीदने और बेचने के लिए एक मिडिल मैन का इस्तेमाल करती है। प्रिंस अब्दुल इस पूरे खेल में एक मिडिल मैन बनना चाहते थे। इस दौरान उन्हें खूब पैसे भी मिलते और वो इनविजिबल इन्फ्लुएंस बनकर लोगों की नजरों में आते। बहुत कम लोग जानते थे कि रॉयल फैमिली में प्रिंस अब्दुल को बाकी भाइयों ने दरकिनार करके रखा हुआ था। कोई भी उन्हें बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता था। अगर प्रिंस अब्दुल को कोई भी मदद चाहिए होती तो वो घर के बजाय बाहर के लोगों से मदद लेना सही समझते थे, और इसी वजह से वो मिडिल मैन का ताज लेना चाहते थे, ताकि कल को कोई दिक्कत हो तो प्रिंस अब्दुल दोनों तरफ के लोगों से मदद ले सके। पर कार्तिक जिस तरह से कह रहा है वो सबके सामने आएगा नहीं, तो फिर इसका मतलब साफ था कि हथियार खरीदने वाला भी आसानी से इस डील को नहीं मानेगा। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए प्रिंस अब्दुल अब क्या करेंगे? क्या होगा जब अमीर और बड़े देशों की नजर कार्तिक के इन हथियारों पर जाएगी? आगे की कहानी सभी दोस्तों की हेल्प की जरूरत है। सभी दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो। चैनल की लिंक कमेंट में दे गई है।